लीलावती देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1833 का आज्ञा पत्र। आज हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैकाले के भारत आने के बाद या मैकाले के विवरण पत्र के बाद हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का नाम आज भी दिया जाता है क्योंकि मैकाले अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था, साथ ही वह लेखक और कुशल वक्ता भी था। प्राच्य पश्चात विवाद की वजह से मैकाले को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में बुलाया गया। मैकाले भारत में 10 जून 1834 को आया। मैकाले के भारत आ जाने पर विलियम बेंटिक ने उसे लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और मैकाले को दायित्व दिया कि वह इस समस्या का समाधान करे, अर्थात प्राच्य पश्चात विवाद का अंत करे। मैकाले, अभी मैंने बताया कि मैकाले अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था। वास्तव में वह बहुत प्रतिभाशाली था। मैकाले ने काफी समय तक इस पर अध्ययन किया और अंततः 2 फरवरी 1835 को उसने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में बताया या उसने मुख्य जो सुझाव दिए वह ये है। पहला है, अंग्रेजी शासकों की भाषा है एवं उच्च वर्ग के भारतीय इसे बोलते हैं। अंग्रेजी के पक्ष में उसने सुझाव दिया पहला कि अंग्रेजी शासकों की भाषा है, मतलब जो भारत पर शासन कर रहे हैं उनकी भाषा है और उच्च वर्ग के लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरा उसने सुझाव दिया कि भारतवासी अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं, ना कि अरबी, फारसी और संस्कृत, क्योंकि अरबी, फारसी और संस्कृत उससे पहले हमारे देश में शिक्षण का माध्यम थे। मैकाले ने कहा कि अब लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, प्राचीन भारतीय भाषाओं को नहीं। इसके बाद उसने कहा कि प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, बल्कि जो अंग्रेजी के स्कूल हैं वे उनमें बालक शुल्क देने के लिए तैयार हैं, मतलब अंग्रेजी जो पढ़ना चाहते हैं वह शुल्क देकर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने मैकाले ने बताया कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो विद्वान, विज्ञान और साहित्य की बात की गई है वह अंग्रेजी के विद्वानों के लिए है, अंग्रेजी साहित्य के लिए है और अंग्रेजी भाषा के प्रोत्साहन के लिए वह धनराशि खर्च की जानी चाहिए। इस प्रकार मैकाले के भारत आने पर प्राच्य पश्चात विवाद का अंत तो नहीं हुआ, किंतु अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा जरूर मिल गया। इसलिए मैकाले को जानना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम जानेंगे निस्यंदन सिद्धांत। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत को भी समर्थन दिया था। निस्यंदन सिद्धांत होता क्या है? निस्यंदन सिद्धांत को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन, मतलब पहले के प्राच्य समय के जो यूरोपीय शासक यहाँ पर आए थे उनका मानना था, उन विद्वानों का मानना था कि जिस प्रकार हिमालय से छोटी छोटी धाराएं बहती हैं और मैदान में आकर विस्तृत रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार से यदि भारत में जो उच्च वर्ग हैं, जो जमींदार हैं, उनको यदि शिक्षित कर दिया जाए तो वहां से शिक्षा छन छन कर नीचे आ जाएगी, क्योंकि वह जानते थे कि भारत की जनसंख्या को ऐसे शिक्षित करना आसान नहीं है, उसके लिए ज्यादा बजट की या ज्यादा व्यवस्था की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, उतना संभव नहीं था। इसलिए वह यह चाहते थे कि ऊपर के जो मुख्य सम्भ्रांत वर्ग हैं उनको शिक्षित कर दिया जाए, उनको और शिक्षा अपने आप नीचे तक पहुंच जाएगी, नीचे तबले तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके संपर्क में सभी लोग आते रहेंगे। 23 दिसंबर 1823 को वार्डन ने अपने पत्र में इस सिद्धांत का सबसे पहली बार उल्लेख किया था।
बाद में मैकाले ने इस सिद्धांत को समर्थन दिया, जिससे निषेधन सिद्धांत कहते हैं। अब हम जानेंगे प्राच्य पश्चात विवाद का अंत। प्राच्य पश्चात विवाद का अंत कैसे हुआ? ऑकलैंड के विवरण पत्र द्वारा। ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र 24 नवंबर 1839 को प्रस्तुत किया और उस विवरण के पत्र के द्वारा प्राच्य पश्चात विवाद का अंत हो गया। ऐसा क्या था उनके पत्र में जिससे इस विवाद का अंत हुआ? तो उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्राच्य और प्राच्य शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनके जो छात्र हैं उनको भी छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए, उनके जो विद्यालय हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न बातों की वजह से और जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी उसमें मामूली वृद्धि कर देने मात्र से यह विवाद अंत हो गया। इस विवाद के अंत से 31,000 रुपए खजाने पर अधिक खर्च करने पड़े, राजकोष पर अधिक भार पड़ा 31,000 का, किंतु यह विवाद आसानी से खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854। वुड का घोषणा पत्र भारत की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मतलब कि यह एक प्रकार से भारतीय शिक्षा के लिए बहुत ही अहम था। उन्होंने अपने पत्र में जो मुख्य सिफारिशें दी थी, पहली थी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाएं। वुड ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को रखा। जो बालक पढ़ना चाहते थे अब वह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ सकते थे। दूसरा, उन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली लागू की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को सहायता दी जानी चाहिए, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे वह संस्थाएं संचालित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा, तीसरा पॉइंट था उनका, सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वह क्रिश्चियन मिनोरिटी की हों, चाहे वह मुस्लिम संस्थाएं हों, चाहे वह हिंदुओं की संस्थाएं हों, वहां पर जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं वहां पर स्वैच्छिक रूप से वह धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने शिक्षा प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। मैकाले ने पहली बार शिक्षा प्रशिक्षण पर जोर दिया कि जो भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही स्त्रियों की शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी कई नियम बनाए या सुझाव दिए और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। साथ ही उन्होंने छात्रवृत्ति व्यवस्था भी लागू की, ताकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जिनकी आय बहुत ही कम है, मात्र 100 रुपए से भी कम है या 10 रुपए से भी कम है, ऐसे लोगों को उन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की सुझाव दिया। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से प्रयास किए गए थे या स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए मुख्य कार्य समझने से पहले हमें एक चीज ये जानना है कि इस पेपर में आपको केवल पढ़ना है कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए गए। इसलिए अब हम देखते हैं पहला पॉइंट है, विलियम एडम्स ने 1838 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। सबसे पहला जो कार्य था 1838 में विलियम एडम्स का था, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। दूसरा, कैप्टन विंगेट ने 1852 में 5% शिक्षा कर लगाने के लिए सुझाव दिया। तीसरा था, टीसी होप ने विद्यालय खोलने के लिए कानून बनाया जिसके तहत आसानी से विद्यालय खोले जा सके। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद है महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के प्रयास। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा राज्य में शासन करते थे। उन्होंने 1852 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में
अमरेली नामक ग्राम सभा के 9 गांवों में पहली बार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयास किया। शिक्षा लागू की गई और शिक्षा पर निरंतर ध्यान दिया गया और उनका प्रयास सफल हुआ। इसके बाद 1906 में उन्होंने एक अधिनियम बनाकर पूरे बड़ौदा राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया। तो महाराज सियाजीराव गायकवाड़ का प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा प्रयास था कि पहली बार पूरे राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पूरी तरह से लागू की गई, जो 10 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव। गोपाल कृष्ण गोखले केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। इन्होंने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष 19 मार्च 1910 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वास्तव में गोपाल कृष्ण गोखले महाराज सियाजीराव गायकवाड़ से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि एक छोटी सी रियासत का राजा यदि अपने राज्य में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से लागू कर सकता है, तो इतनी बड़ी स्टेट या ब्रिटिश साम्राज्य जो इतने देशों में शासन कर रहा है, वह भारत की शिक्षा के लिए क्यों नहीं प्रयास कर सकता या क्यों नहीं वह उसे लागू कर सकता। उन्होंने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने उस प्रस्ताव में 6 से 10 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए, उनकी शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए बल दिया। इसके बाद गोखले का प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक। जब 19 मार्च 1910 को उन्होंने अपना प्रस्ताव केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उस समय तो वह प्रस्ताव माना गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया। उस पर कोई कार्यवाही ना होते देखकर गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को इस पर एक विधेयक लाने का प्रयास किया। वह विधेयक उन्होंने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु दुर्भाग्य ये रहा कि यह विधेयक 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से गिर गया। इस विधेयक में उन्होंने 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू करने के लिए सुझाव रखे थे, किंतु यह विधेयक के निरस्त हो जाने से यह आगे नहीं बढ़ सका। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1937 वर्धा शिक्षा योजना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।